जैसे हर रोज बेलापुर के चौपाल पर हलचल थी। बूढ़े से लेकर जवान तक सभी हरिनाथ चाय वाले की दुकान पर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। लेकिन आज एक अजीब सी कमी थी। अरे गोपाल दा कहाँ गायब हो गया? रोज सबसे पहले आकर बैठता है, आज तो दिख ही नहीं रहा। सच कह रहे हो भाई, गोपाल दा इतनी देर कभी नहीं करता। कहीं तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? वो अकेला रहता है ना, इसलिए मन में डर लग रहा है। उसके बिना तो ये चौपाल सूनी सूनी लगती है। बातों बातों में सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। गोपाल दा, जो कभी किसी के दुख सुख में पीछे नहीं रहता, आज खुद न जाने कहां खो गया था। अच्छा चलो, हम ही उसके घर होकर आते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ ये लो, अदरक इलायची वाली गरम गरम चाय भी साथ ले चलते हैं। वैसे भी शाम की चाय तो उसके बिना अधूरी लगती है ना? सही बात है, उसके बिना शाम की चाय अधूरी लगती है। रामू और महेंद्र हाथ में चाय लिए तेज कदमों से गोपाल दा के घर की ओर बढ़ने लगे, मानो वहां कुछ अनकहा उनका इंतजार कर रहा हो। कच्चे रास्ते पर चलते चलते दोनों जंगल की ओर मुड़ गए। गाना गुनगुनाते हुए वे सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर चारों तरफ फिर भी सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अरे यार, गोपाल दा का घर किस तरफ था, याद ही नहीं आ रहा। रामू और महेंद्र चलते चलते एक तिराहे पर आकर रुक गए। दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े होकर रास्तों को देखते रहे। मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा। पहले तो कई बार आए हैं, लेकिन अब कुछ समझ नहीं पड़ रहा। चलो, यही रास्ता थोड़ा सही लग रहा है, शायद यही होगा। इसी पर चलते हैं, आगे जाकर पहचान में आ जाएगा। रास्ता भले ही उनकी यादों से ओंझल हो चुका था, पर कदम फिर भी ठिठके नहीं। उन्होंने मन ही मन भगवान राम का नाम लिया और भरोसे के साथ उसी ओर बढ़ चले। रात बहुत हो चुकी थी। अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। आखिरकार देर तक भटकने के बाद महेंद्र और रामू गोपाल दा के घर पहुंच ही गए। घर सुनसान खड़ा था और आसपास कहीं कहीं भेड़ियों की डरावनी की आवाज गूंज रही थी। अरे ये क्या बात है भाई, गोपाल दा के घर में तो पूरा अंधेरा है, ना कोई बल्ब जल रहा, ना लालटेन, कुछ भी नहीं। अरे गोपाल दा, दरवाजा खोलिए। गोपाल भाई, दरवाजा खोलो। अरे सुन भी रहे हो क्या? पता नहीं अंदर है भी या नहीं। गोपाल दा ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरा फीका लग रहा था, जैसे कई दिनों से ठीक से सोए न हो। अरे तुम लोग, आओ आओ अंदर आओ। फिर गोपाल महेंद्र और रामू को घर के अंदर ले जाता है। हमने तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में जंगल का रास्ता पकड़ लिया। पूरा अंधेरा था, ऊपर से रास्ता भी भटक गए। ओह, वो रास्ता तो बहुत खतरनाक है। अब गोपाल लालटेन जलाकर महेंद्र और रामू की लाई हुई चाय लेकर बैठ गया। अरे तुम लोग भी ना मुझसे कितना प्यार करते हो। एक दिन नहीं आया तो मेरे लिए चाय ही लेकर चले आए। अरे गोपाल दा, आप भी क्या बेलापुर के लोगों से कम प्यार करते हो? जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आप ही तो पहुंचते हो। गोपाल मुस्कुराता तो है, मगर लगता है जैसे उसका मन कहीं और ही भटक रहा हो। क्या हुआ?
ऐसे चुप क्यों हो गए? बताओ ना। गोपाल कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, दरअसल 2-3 दिन से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मन बड़ा भारी भारी सा है। वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है गोपाल दा। हमें खुल के बताओ, बात क्या है? तभी तो हम समझेंगे ना। असल में तुम्हें तो पता ही है, मेरे पिताजी पिछले कुछ सालों से बुलंदशहर में ही रहने लगे हैं। हाँ, जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ तब से वो गांव में कम ही दिखते हैं। हाँ, माँ के जाने के बाद वो बहुत बदल गए। पहले हर त्योहार, हर मौके पर सबके बीच रहते थे, लेकिन फिर अचानक जैसे सबसे दूर हो गए। काम में ऐसे उलझ गए कि यहां रुकते ही नहीं, बस काम से आते और फिर चुपचाप बुलंदशहर चले जाते। माँ का जाना उन्हें अंदर से तोड़ गया होगा। अकेलापन हर किसी को बदल देता है। और अब ये चिट्ठी देखो, बस इतना लिखा है, जल्दी आओ, बहुत जरूरी है। बस इतना ही, और कुछ नहीं? यही तो मुझे खाए जा रहा है। पिताजी कभी अपने लिए नहीं बुलाते, हमेशा यही कहते हैं, तुम लोग अपना काम करो, मैं ठीक हूं। और अब अचानक ये बुलावा। गोपाल, शायद इस बार उन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हो। हाँ, कल सुबह हम तीनों साथ चलेंगे। चाहे जो भी हो, पिताजी को अकेला नहीं रहने देंगे। बिल्कुल सही कहा। चलो फिर कल सब साथ निकलते हैं बुलंदशहर। इतना कहते ही मानो गोपाल के दिल पर रखा बोझ एकदम से हल्का हो गया। और हाँ, वहां पहुंचकर पिताजी से मिलने के साथ साथ थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। कई दिन हो गए गांव से बाहर निकले ही नहीं। सही कह रहा है। जब से ये खेत खलिहान और रोज का वही कामकाज, अब तो मन भी बदल जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन याद रखना, असली वजह पिताजी हैं, बाकी सब बाद में। अब और कुछ नहीं, बस कल जा ही रहे हैं। और हाँ, तुम्हारे पापा के हाथ का बना मटन भी खाएंगे। याद है ना कैसे बचपन में हम तीनों साथ बैठकर खाया करते थे? गोपाल के चेहरे से जैसे अब चिंता के बादल हट चुके थे। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में ढेर सारा सुकून। मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मुझे तुम दोनों जैसे दोस्त, भाई के रूप में मिले। पापा से भी यही कहूंगा, एक बार वापस बेलापुर आकर रहो। फिर कोई इस गांव से मौत से पहले जाना नहीं चाहेगा। हाँ गोपाल भाई, अब कोई दुख की बात नहीं, बस खुशियों की बातें होंगी। अब देखो ना, कल सुबह हम निकलते हैं और उन्हें गांव वापस लेकर ही आएंगे। चलो चलो, देखते हैं ला पाते हो या नहीं। अगली सुबह गोपाल, रामू और महेंद्र बुलंदशहर की ओर रवाना हो गए। गोपाल के मन में बहुत खुशी थी। आखिरकार अपने पिताजी से मिलने का जो अरमान था वो अब पूरा होने जा रहा था। उसने पिता की पसंद के गुलाब जामुन और साथ में एक नया कुर्ता पायजामा भी रख लिया था। रामू और महेंद्र भी गोपाल के लिए बहुत खुश थे। आजकल जहां सगे भाइयों के बीच भी रिश्ते अच्छे नहीं रह पाते, वहां ये तीनों, जो एक माँ के बेटे भी नहीं थे, फिर भी असली भाइयों से बढ़कर साथ खड़े थे। तीनों बेलापुर स्टेशन से बुलंदशहर की ओर निकल पड़े। लेकिन किस्मत देखो, ट्रेन आज पूरे 2 घंटे लेट थी। लंबा इंतजार करने के बाद गाड़ी आई और वे आखिरकार बैठ ही गए। खिड़की से बाहर झांकते ही जैसे मन बहक सा गया। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, कहीं चमकता हुआ पोखर तो कहीं घने पेड़ों की कतारें, और इन सब के पीछे नीले धुंधलके में लिपटे पहाड़ जो मानो
आसमान से बातें कर रहे हों। सफर की थकान के बीच दिन ढलकर शाम हुई और फिर धीरे धीरे रात में बदल गई। फिर ट्रेन धीरे धीरे बुलंद शहर स्टेशन पर आकर रुकी। तीनों स्टेशन पर उतर चुके थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। बस कभी कभार हवा की सीटी सी सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा और वीरानी पसरी थी। अगर ट्रेन आज 2 घंटे लेट न होती तो हम इतनी देर से यहाँ न पहुँचते। सच कहूं तो लगता है आज बस हम ही तीनों बुलंद शहर पर उतरे हैं, कोई और तो दिखाई ही नहीं दे रहा। रात इतनी गहरी हो गई है कि एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा। चलो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कोई रिक्शा ढूंढते हैं। तीनों स्टेशन से बाहर निकलकर देखते हैं, रिक्शा तो दूर, एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा, न ही कोई जानवर। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और वीरानी पसरी हुई है। हवा में कुछ अजीब सी खामोशी है, जैसे पूरी जगह ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जिस बात का डर था वही हुआ। पूरा सुनसान हो गया है। लगता है हमें पैदल चलकर ही जाना पड़ेगा। चलो पैदल ही चलते, ज्यादा दूर तो नहीं है। दूर तो ज्यादा नहीं है, पर वो रास्ता थोड़ा। अब तो क्या ही कर सकते हैं, पैदल ही चलते हैं। हाँ फिर अब चलना शुरू करते हैं, वरना और लेट हो जाएगा। मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ रहा है। इतने दूर आए मेरे साथ और अब पैदल भी चलना पड़ रहा है, वो भी इतनी रात में। अरे कैसी बात कर रहे हो, इसमें परेशानी कैसी? यही बातें तो बाद में याद आएंगी। ये तो घूमने आए हैं, थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा। चलो मजा आएगा। तीनों ने पैदल ही चलना शुरू किया। गोपाल आगे आगे और रामू व महेंद्र पीछे पीछे। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। देखो संभल कर आना, अंधेरा बहुत है, कुछ ठीक से दिख भी नहीं रहा। कीचड़ और पानी से बचते हुए तीनों आगे बढ़ते रहे। कहीं दूर से मेंढकों की टर्राहट और जंगल की ओर से सियारों की हुक्का हुआ की आवाजें गूंज रही थीं। माहौल और भी वीरान लगने लगा। तीनों थोड़ा और आगे बढ़े, तभी उन्हें लगा जैसे अंधेरे में कोई उनके पीछे चल रहा है। जमे हुए पानी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। गोपाल, क्या कोई हमारे पीछे आ रहा है? मुझे भी वैसा ही लग रहा है, लेकिन स्टेशन से तो किसी को हमारे साथ आते नहीं देखा। मैं 2 बार पीछे मुड़कर देख चुका हूँ, अंधेरे में कोई नहीं दिखा। टॉर्च पीछे डालकर देखता हूँ, अगर हमारे साथ होता तो अब तक कीचड़ में पैर जरूर पड़ता। यह कहकर गोपाल ने टॉर्च की रोशनी पीछे डाली, लेकिन हैरानी की बात थी, वहां कोई नहीं था। तीनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। लगता है जो भी था किसी और रास्ते से चला गया। शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। वे फिर से चल पड़े, लेकिन कुछ ही दूरी पर फिर वही आवाज, जैसे पानी में कोई कदम रख रहा हो। इस बार आवाज और भी पास से आई। अब तो ऐसा लग रहा था कि जो भी है उनके बिल्कुल पीछे ही है। एक पल को रामू को महसूस हुआ कि उसके कंधे के पास किसी की ठंडी सांस पड़ी हो। रास्ते पर चलते चलते तीनों ने नोटिस किया, बुलंद शहर के सारे घर अंधेरे में डूबे थे। ये क्या, सब इतने जल्दी सो गए क्या? यही तो अजीब है, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। जल्दी जल्दी चलो। इतने में तीनों ने साफ साफ सुना, अंधेरे में डूबे घरों के भीतर से हंसी की हल्की आवाज, मानो कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। तीनों की रफ्तार और तेज हो गई। डर के बावजूद वे भागते भागते गोपाल के पिताजी के घर के पास पहुंचे, लेकिन वहां भी हाल वही था, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। गोपाल आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि ठीक उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया।
तुम लोग आ ही गए। आओ, अंदर आओ। तीनों चौंक गए, जैसे पापा को पहले से ही पता था कि वो लोग आने वाले हैं। गोपाल तुरंत पापा के चरणों में झुक गया, प्रणाम किया और गले से लग गया। उसी पल उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पापा का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। रामू और महेंद्र ने भी प्रणाम किया और वहीं ठंडक महसूस की। आओ, तीनों अंदर आओ। पापा, आपकी तबीयत ठीक है ना? ये चेहरा एकदम सफेद और आंखें एकदम लाल हो गई हैं। ठीक से खाना नहीं खा रहे हो ना? मैंने कितनी बार कहा था मेरे साथ बेलापुर चलिए, लेकिन आप तो यहीं रहने पर अड़े रहे। नहीं बेटा, अब कहीं और जाने का समय आ गया है। तेरे इंतजार में ही था। क्या मतलब पापा? बताऊंगा मेरे बच्चे, सब बताऊंगा। अब वक्त तो आ ही गया है। अच्छा, ये देखो, आपके लिए क्या लाया हूं मैं। आपकी पसंद का गुलाब जामुन और साथ में कुर्ता पायजामा भी लेकर आया हूं। पापा कुछ देर तक बस उन चीजों को देखते रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या पापा, आप रो क्यों रहे हैं? जब भी मैं आपके लिए कुछ लाता हूं, आप ऐसे ही रो पड़ते हैं। छोटा बेटा लाए तो ऐसा ही होता है, पर अब इन चीजों की मुझे जरूरत ही क्या? क्या? ऐसे चुप क्यों हो गए? बोलो ना। नहीं, कुछ नहीं। चाचा, गांव इतना सुनसान क्यों है? पिछली बार तो हर घर में बातें और हंसी ठिठोली हो रही थी। अब सब जैसे जल्दी सो गए हों। हाँ बेटा, सब सो ही गए हैं। इतने में महेंद्र ने खिड़की की ओर नजर डाली। उसे ऐसा लगा मानो कुछ मुर्दा जैसे साए घर के आसपास मंडरा रहे हों। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूं, फिर बातें करेंगे। पिताजी अंधेरे की ओर रसोई में चले गए। तीनों घर और रसोई की हालत देखकर हैरान थे। जो आदमी अकेले रहकर भी घर को हमेशा साफ सुथरा रखता था, आज उसी घर में धूल, अंधेरा और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ भी नहीं था। अरे भाई, चाचा गुलाब जामुन तो यहीं भूल गए। हाँ, चलो रसोई में दे आते हैं। चाचा की थोड़ी मदद भी कर देंगे। महेंद्र और रामू दोनों रसोई की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अंदर जो नजारा वे देखते हैं उससे दोनों वहीं के वहीं जम जाते हैं। चूल्हे के सामने कोई साया बैठा था। उसका शरीर जैसे कटा पिटा हो, चारों ओर खून बिखरा हुआ। महेंद्र और रामू कुछ बोल भी नहीं पाते कि तभी गोपाल भी रसोई की तरफ आता है और वो भयावह दृश्य देखकर उसकी रूह तक कांप। ये कौन है? ये कहकर वो चिल्ला उठता है और एक पल की देर किए बिना तीनों घर से दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ भागते हैं। वो मेरे पापा नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उनके साथ साथ चल रही थी कुछ काली परछाइयां। थोड़ा आगे बढ़ते ही तीनों देखते हैं कि कुछ मुर्दे रास्ते पर खड़े हैं। उनमें से एक मुर्दा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बिल्कुल गोपाल के सामने आकर रुक जाता है और फिर उसकी हड्डियों से ढका चेहरा धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगता है। वो कोई और नहीं, गोपाल के पिताजी थे। पापा, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूं। मैंने कहा था ना, अब बेलापुर तेरे साथ नहीं जा पाऊंगा। इस गांव में अब कोई भी जिंदा नहीं है, यहां तक कि मैं भी नहीं। पापा, आप कैसे? गोपाल जमीन पर बैठ गया
और जोर जोर से रोने लगा। बेटा, कोरोना की महामारी में सब मर गए, किसी का अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ, इसलिए उनकी आत्माएं इस गांव में इधर उधर भटक रही है। क्या तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे? मैं और नहीं तड़पना चाहता। गोपाल बस रोए जा रहा है। रामू और महेंद्र उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, हर किसी को एक न एक दिन मरना ही है। शायद मेरी मौत भी ऐसे ही लिखी थी। पापा, आपने मुझे खबर क्यों नहीं दी? बेटा, कैसे बुलाता तुझे इस मुसीबत में? पंचायत में कितनी बार खबर दी गई महामारी खत्म करने की दवा भेजी जाए, पर जब तक दवा पहुंची तब तक आधे से ज्यादा गांव मर चुका था, और जो बच गए थे वो भी गांव छोड़कर चले गए। इसलिए जब सब कुछ खत्म हो गया तब तुझे बुलाया। पिताजी गोपाल के सिर पर हाथ रखते हैं। गोपाल बेटा, तुझे मेरा एक और काम करना होगा। तेरे सिवा मेरा अब कोई अपना नहीं है, इसलिए मेरे इस घर और जमीन को बेच देना और उस पैसे को बेलापुर के विकास में लगा देना। यही मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। करूंगा पापा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चल बेटा, कितने दिनों बाद अब तेरी मां से मिलूंगा। तू अपना ख्याल रखना बेटा। फिर पिताजी का शरीर धीरे धीरे आसमान में घुल जाता है। अगली सुबह पिताजी की याद में आंखों में आंसू लिए गोपाल ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसी शाम तीनों गोपाल के घर बैठे थे। पिताजी की याद में चुपचाप बाहर ठंडी हवा की सरसराहट थी। तीनों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, हम उस मरे हुए गांव से जिंदा कैसे लौट आए? लेकिन उन्हें नहीं पता था, उस रात जो लौटे थे वे सिर्फ 3 नहीं थे। उस गांव से कोई और भी उनके पीछे आ गया था। नमस्ते दोस्तों, मैं रामू और ये थी हमारी पहली वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।